RRR GS क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस बारिश के सीजन में होने वाली एक खतरनाक बीमारी डेंगू के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिसको कि लेकर आप लोगों के मन में तरह तरह के कंफ्यूजन रहते हैं, जिसमें अक्सर इस तरह की बातें सुनने में आती हैं कि इसमें गलत तरीके से इलाज किया जा रहा है, जबरदस्ती प्लेटलेट चढ़ाया जा रहा है या उन दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है जो कि डेंगू में नहीं करनी चाहिए। आज मेरे इस क्लास के माध्यम से आप लोगों के सारे मिथक खत्म हो जाएंगे और आप लोगों को 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन डेंगू के बारे में दी जाएगी। ये जो डेंगू बीमारी है, इसको फैलाने का काम एक मच्छर करता है और मैं आपको बता दूं, ये मच्छर जो है वो डेंगू ही नहीं, डेंगू के अलावा अन्य घातक बीमारियों को भी फैलाता है, जैसे कि मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस और जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जिसको कि जेई भी बोलते हैं, जिसको कि आप लोगों ने कुछ साल पहले सुना भी होगा कि गोरखपुर में इस जेई बीमारी से कई बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन आज की डेट की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के परिश्रमी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन के कारण ये बीमारी उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। और ये जो हमारा मच्छर होता है, ये हमको बीमारी देने में इतना योगदान दे रहा है, उसकी याद में भी 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है, क्योंकि 20 अगस्त सन 1897 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया बीमारी मच्छर के द्वारा फैल रही है, इस बात का पता लगाया गया था। अब इन मच्छरों के बारे में थोड़ा से जान लीजिए कि ये इतनी घातक बीमारी फैला रहे हैं, तो इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। जैसे हम सभी में मेल और फीमेल होते हैं, वैसे ही मच्छर में भी नर और मादा यानी मेल और फीमेल होते हैं। इनका जो मेल मॉस्किटो होता है, उसका औसत जो जीवन काल होता है वो केवल 1 सप्ताह का होता है, जबकि जो मादा मच्छर होती है उसका जीवन काल औसत आपका 6 सप्ताह का होता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि मादा मच्छर क्यों ज़्यादा जीवन काल है, तो उसका कारण ये है क्योंकि मादा मच्छर ही हम लोगों का खून चूसती है, वो ब्लड फीडर होती है, और हमारा जो मेल मॉस्किटो होता है वो हम लोगों का खून नहीं चूसता। यानी जितने भी मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं वो केवल मादा यानी फीमेल मच्छर ही फैलाती हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये फीमेल मॉस्किटो ही क्यों ब्लड को खाती हैं और मेल मॉस्किटो क्यों नहीं खाता है, तो उसका कारण ये है कि जो हमारा फीमेल मॉस्किटो होता है उसके मुंह में छेद करने वाला और सक करने वाला दोनों प्रकार का आर्गन होता है, और जो हमारा मेल मॉस्किटो होता है उसमें छेद करने वाला अंग नहीं होता, केवल सक करने वाला ही अंग होता है। इसीलिए जो मादा मच्छर है वो हमारी स्किन में छेद करके खून को सक कर लेती है। मैं आपको बता दूं कि ये मच्छर ह्यूमन कॉलोनी के ही आसपास रहना पसंद करते हैं, और ये एक दिन में 400 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं, और ये 50 फीट की ऊंचाई तक भी जा सकते हैं। इसीलिए 6ठी और 7वीं मंजिल तक भी मच्छरों का प्रकोप पाया जाता है, और कभी कभी ये पानी की तलाश में 3 माइल्स तक भी जा सकते हैं। और मैं आपको बता दें कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिसकी गंध से मच्छर दूर भागते हैं, और अगर ये पौधे आपके घर में हैं तो आपके घर में मच्छर कम पनपेंगे, जैसे कि आपका लौंग हुआ, पुदीना हुआ, तुलसी हुआ, लेमन ग्रास हुआ और मेहंदी। ये अब मैं बताता हूं कि ये मच्छर एक बार में 100 से 200 अंडे देते हैं, और इन्हें अंडे देने के लिए पानी की जरूरत होती है। और यहीं पर इस शंका का भी समाधान आप लोगों के हो जाएगा कि इनको अंडे देने के लिए पानी की ही जरूरत क्यों होती है, क्योंकि बिना पानी के इनके अंडों से लार्वा बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि पानी के स्टिमुलस के बाद से ही अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं। अगर अंडों को पानी नहीं मिला तो ये अंडे 1 साल तक निष्क्रिय अवस्था में पड़े रह सकते हैं, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन यानी पानी और उसका पानी का स्टिमुलस मिलता है तो उससे लार्वा बाहर आते हैं, जो कि लार्वा प्यूपा में बदल जाता है, और प्यूपा से एक एडल्ट मॉस्किटो बनता है, और इस पूरे प्रक्रिया में लगभग 10 दिन का समय लगता है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि इनके जो लार्वा और प्यूपा होते हैं वो पानी की सतह से
उल्टे चपके रहते हैं और इनके अंदर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसको कि साइफॉन बोलते हैं, जिसको कि ये पानी की सतह से बाहर निकाले रहते हैं और हवा में जो हमारी ऑक्सीजन है वो साइफॉन के माध्यम से ये अपनी रेस्पिरेटरी रिएक्शंस को करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। क्यों ये मच्छरों से होने वाली बीमारियां और मच्छरों का प्रकोप बारिश के ही सीजन में क्यों होता है, जो कि लगभग जून लास्ट से लेके अक्टूबर लास्ट तक रहता है, क्योंकि इसी सीजन में इनको ब्रीड करने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब चलिए मैं आपको डेंगू के बारे में बताता हूं। डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जिसको कि फ्लेवी वायरस कहते हैं, जो कि हमारे एडीज एजिप्टी नाम के मॉस्क्यूटो के अंदर रहता है। और एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो के द्वारा जब हम लोगों को काटा जाता है तो ये मॉस्क्यूटो खून चूसने के साथ साथ इस डेंगू के वायरस को हमारे बॉडी के अंदर डाल देता है। और ये जो एडीज मच्छर है वो केवल डेंगू ही नहीं अन्य घातक बीमारियों को भी फैलाता है। तो आइए सबसे पहले आप लोग इसको पहचान लीजिए। हम एडीज मॉस्क्यूटो को कैसे पहचानते हैं? ये एक छोटा गहरे काले रंग का मच्छर होता है और इसकी खास पहचान ये होती है कि इसके पैर में और इसके बॉडी पे सफ़ेद रंग के बैंड या धारियां बनी होती हैं। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि डेंगू इतनी आसानी से पूरे शहर को अपनी चपेट में कैसे ले लेता है। इसका दो विशेष कारण है। पहला कारण यह है कि डेंगू को फैलाने वाला मच्छर दिन में काटता है और अमूमन दिन में हम लोग अपने वर्किंग प्लेसेस पे, बच्चे स्कूल में या हम लोग मार्केट में होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डेंगू से संक्रमित होकर वो डेंगू अपने रहने वाले स्थान पे ले जाते हैं और वहाँ से ये बीमारी हमारे आसपास फैलती है। इसीलिए डेंगू जब फैलता है तो ये बहुत ही जल्दी पूरे शहर में फैल जाता है और इस समय हमारे देश में कई जगहों पर डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है। और दूसरा इसका प्रमुख कारण ये है कि ये जो मच्छर अंडे देते हैं और अगर उस मच्छर में डेंगू का वायरस है तो उनके अंडों में भी पहले से ही वायरस रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मच्छर से 100-200 अंडे निकलते हैं, यानी एक अगर डेंगू से संक्रमित मच्छर है तो वो 100 से 200 नए डेंगू के मच्छरों को पैदा कर देता है, जिससे कि इस बीमारी को फैलने में बहुत आसानी हो जाती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं बताता हूँ इसके लक्षण के बारे में कि डेंगू में कौन कौन से विशेष लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि इसमें बुखार का आना, सर में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द, मसल्स में दर्द, कमजोरी बहुत लगती है, उल्टी आती है, पेट में दर्द होता है और लास्ट में जब ये बीमारी बढ़ती है तो क्या होता है, हम लोगों के शरीर में लाल रंग के चत्ते चित्ते दिखने लगते हैं, जिसको कि पिटैची भी बोला जाता है। ये लाल चकत्ते क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारे स्किन के नीचे की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से खून बाहर बहने लगता है और ज़्यादा ये बीमारी बढ़ती है तो क्या होता है कि हमारे अंगों से, जैसे मुंह से, नाक से या हमारे मल में भी ब्लड आने लगता है। अब आप लोगों को ये बात दिमाग में आ रही होगी कि आखिर डेंगू के बीमारी में ये ब्लड क्यों हमारे शरीर से निकलता है। तो इसकी शंका का समाधान मैं आपका भी किए देता हूँ। देखिए, जो हमारा डेंगू का वायरस है ये हमारे प्लेटलेट्स को, जो हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं जिनका की काम खून को गाढ़ा बनाए रखना होता है, जो कि खून को पतला होने से बचाती हैं, उन प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को, जो कि हड्डियों के बोन मैरो के अंदर होता है, उसके प्रोडक्शन को ये वायरस रोक देता है, जिसको कि बोला जाता है बोन मैरो हाइपोप्लेजिया। और इन प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने की जो प्रोसेस होती है, जिसको कि प्रोलिफरेशन कहा जाता है, उस प्रोसेस को भी ये वायरस कम कर देता है। तो जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बनते ही नहीं हैं और जब प्लेटलेट्स की संख्या हमारी
बढ़ती नहीं है इस वायरस की वजह से, तो शरीर में प्लेटलेट कम होने लगता है, क्योंकि अमूमन एक जो प्लेटलेट की सेल होती है वो नेचुरली 10 दिन तक ही हमारे बॉडी के अंदर लाइव रहती है। तो नया सेल बन नहीं रहा है प्लेटलेट का और पुराने जो थे वो मर जा रहे हैं, तो इसलिए प्लेटलेट की कमी हो जाती है, जो कि आपको इस बीमारी में बहुत सुनाई पड़ती है कि अरे प्लेटलेट कम हो गया, प्लेटलेट कम हो गया। अब इन प्लेटलेट की कमी से क्या होता है कि खून पतला हो जाता है। तो सबसे पहले छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्किन के नीचे, वहाँ से हमारा ब्लड बहने लगता है, और जब इसकी संख्या एक निश्चित मानक से और नीचे चली जाती है तो हमारे बड़े अंगों से भी ये खून शरीर से बाहर आने लगता है, जिससे कि हमें डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है, और इसीलिए इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहा जाता है। अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं। देखिए, वैसे भी वायरस का कोई विशेष इलाज नहीं होता है, उसी तरीके से डेंगू वायरस का भी कोई विशेष इलाज नहीं है। इसमें जो केवल लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसका इलाज और मरीज को सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके वाइटल्स को यानी ब्लड प्रेशर को, पल्स रेट को, ऑक्सीजन सैचुरेशन को बराबर मॉनिटर किया जाता है, और जिस चीज़ में कमी रहती है उसके सपोर्ट में उसी के अकॉर्डिंग दवा दी जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि डेंगू में प्लेटलेट कब चढ़ाना चाहिए और कब नहीं चढ़ाना चाहिए। जो प्लेटलेट की नॉर्मल मिनिमम वैल्यू होती है हमारे बॉडी के अंदर वो होती है 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख तक अगर प्लेटलेट हमारे शरीर में मौजूद है तो उसको साइंस के हिसाब से नॉर्मल माना जाता है। इसकी रेंज वैसे 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। तो जब हमारे शरीर में प्लेटलेट कम होने लगता है इस डेंगू की बीमारी में, तो आपने सुना होगा कि 70,000 आ गया, 60,000 आ गया, 50,000 हो गया, 40,000 हो गया, लोग घबरा जाते हैं। झोला छाप डॉक्टर लोगों को पैनिक कर देते हैं, भर्ती कर लेते हैं, प्लेटलेट चढ़ाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो हमारे देश में स्टैंडर्ड गाइडलाइन है ट्रीटमेंट की, उसके अनुसार जब तक 20,000 या 20,000 से कम प्लेटलेट ना हो तब तक प्लेटलेट को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो आगे भविष्य में भी रोगी के ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। अब आप कह रहे होंगे क्यों कम हो जाती है? मैंने आपको बताया कि डेंगू का वायरस बोन मैरो में प्लेटलेट बनने की प्रक्रिया को रोक देता है, तो प्लेटलेट बन नहीं रहा है, और बिना ज़रूरत के जब आप प्लेटलेट चढ़ाने लगेंगे मरीज को, तो वो मरीज प्लेटलेट चढ़वाने का आदी हो जाएगा। बॉडी जो वैसे वायरस की वजह से प्लेटलेट अभी नहीं बना रही है, और जब उसको बाहर से बिना काम किए बोन मैरो को और बॉडी के अंदर प्लेटलेट मिलने लगेगा तो बीमारी हो सकता है ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारी बॉडी बोन मैरो प्लेटलेट बनाना भूल जाए। इसीलिए इसमें प्लेटलेट का ओवर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से परमानेंट बोन मैरो हाइपोप्लेजिया विदाउट वायरस भी हो सकता है। अतः आप लोग बिल्कुल भी डेंगू होने पर पैनिक ना हुआ करें, किसी के बहकावे में ना आए, और जब तक 20,000 या 20,000 से नीचे प्लेटलेट ना हो तब तक इसमें प्लेटलेट चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बशर्ते आपको इतना ध्यान रखना होता है कि आप लोग घर पे आराम करें, ट्रैवल ना करें, पानी और जूस ज़्यादा पिएं, और ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आपके शरीर में चोट लगे और खून बहे। आइए मैं आपको अब इसका सही ट्रीटमेंट बताता हूं कि इसमें कौन सी दवाएं आप लोगों को नहीं खानी चाहिए। तो वो ऐसी दवाई हैं जो कि खून को पतला करती हैं, क्योंकि खून आपका इस बीमारी में प्लेटलेट की कमी से पहले से ही पतला हो रहा है, और अगर आप ऐसी दवाओं का सेवन कर लेंगे जो कि खून को पतला करती हैं तो ब्लीडिंग होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएंगी। और ऐसी दवाइयाँ कौन सी हैं जो कि अमूमन हम लोग सर दर्द होने पर या बुखार आने पर मेडिकल स्टोर से या झोला छाप डॉक्टर से लेके खा लेते हैं, जैसे कि आपकी डिस्प्रिन, ब्रूफेन या अन्य दवाएं जैसे कि डाइक्लोफिनेक, जिसको कि एनसेट्स श्रेणी की दवाएं बोलते हैं। ये बिल्कुल भी इस बीमारी में किसी को नहीं खानी चाहिए, और पहले जांच करा लेना चाहिए। जब डेंगू कन्फर्म हो उसी के हिसाब से दवाई
करनी चाहिए, झोला छाप के हिसाब से दवाई नहीं करनी चाहिए। और अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि अब बुखार को हम कैसे उतारेंगे इस बीमारी में, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कोल्ड स्पंजिंग, यानी आप ठंडे पानी की पट्टी करें माथे पे और चेस्ट को छोड़ के हाथ पैर में, और साथ ही साथ जो दवा इसमें दी जा सकती है वो केवल है एसिटामिनोफेन। इसी को दवा को बुखार उतारने के लिए देना चाहिए, जिसको कि पैरासीटामॉल के नाम से भी जानते हैं। अन्य कोई दवा नहीं देनी चाहिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी जांचें डेंगू के लिए उपलब्ध हैं। तो पहली प्रकार की जांच है जिसे कि हम डेंगू एंटीजन टेस्ट बोलते हैं, जिसको कि डेंगू NS1 के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, और ये जैसे ही पॉजिटिव आता है तो तमाम झोला छाप डॉक्टर आपको डरा के भर्ती कर लेते हैं कि अरे डेंगू पॉजिटिव हो गया। कतई भी डेंगू NS1 पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डेंगू हुआ है। डेंगू पॉजिटिव तब कहा जाएगा जब डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको कि एलाइजा टेस्ट फॉर डेंगू कहते हैं, जिसमें कि IgM एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है, वो पॉजिटिव ना आ जाए। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, ना ही डेंगू से इतना घबराएं, और सही डॉक्टर से, पढ़े लिखे डॉक्टर से सलाह लेके ही अपना इलाज करवाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात और आखिरी बात ये आती है कि हम इस बीमारी को होने से कैसे रोक सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यानी कि अगर हम मच्छरों से बचें तो हमें ये बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो हम मच्छरों से कैसे बच सकते हैं, उसमें पहला क्या है कि हम मच्छरों को उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने ना दें, यानी कि उनको ब्रीडिंग ना करने दें, उनके ब्रीडिंग साइट को डिस्ट्रॉय कर दें। और आपको मैंने बताया कि ब्रीडिंग साइट और इनका जो एग देने का स्थान क्या होता है, हमारे घरों में जो कूलर में पानी जमा होता है, गमलों में होता है, छतों के ऊपर रखे हुए जो पुराने बर्तन होते हैं, पक्षियों को पानी देने के लिए हम लोग जो बर्तन रखते हैं, तो हम लोग उसमें कहीं भी पानी को रुकने ना दें और उसको गिरा दें। तो ये इनके अंडों से एडल्ट मॉस्किटो नहीं बन पाएंगे और मच्छरों की संख्या कम हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है कि हम इनके लार्वा को नष्ट कर दें। मान लिया इनको पानी मिल गया, अंडे से लार्वा निकल आया, तो हम इनके लार्वा को कैसे मार सकते हैं। एक तो होती है नेचुरल तरीका कि गैम्बूसिया नाम की जो मछली होती है वो लार्वा को खाती है। तो जो बड़े तालाब हैं या बड़े पानी के गड्ढे हैं उसमें गैम्बूसिया मछली को पालना चाहिए, जिससे वो उनके लार्वा को खा जाए। और दूसरा सबसे आसान तरीका है कि जो हम अपने नालियों में घर के आसपास या जहाँ पे ज़्यादा पानी रुका है वहाँ पे अगर हम मिट्टी का तेल या जला हुआ मोबिल पानी में डाल दें, तो ये जो तेल होता है ये पानी की सतह के ऊपर एक लेयर बना लेता है, और जो लार्वा के साइफॉन सतह पे निकले हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लार्वा सांस नहीं ले पाते हैं, और इन तेल की वजह से ये लार्वा सांस ना लेने के कारण मर जाते हैं। तो ये सबसे आसान और सबसे चीप तरीका है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एडल्ट मच्छर है, मान लिया लार्वा से एडल्ट मच्छर बन गया, तो हम एडल्ट मच्छर को मारकर, जिसके के लिए गुड नाइट, ऑल आउट, मॉस्किटो, आपके जो बैट्स आते हैं, जो आपके इंसेक्ट ट्रैपर्स आते हैं, उनका उपयोग करके हम एडल्ट मॉस्किटो को मार सकते हैं। और लेकिन जो मैं सोचता हूं कि इन घातक बीमारियों से, डेंगू से बचने का ये सब जो उपाय है जो मैंने बताया वो तो है ही, लेकिन क्योंकि ये मच्छर अमूमन हमको अपने काम करने के स्थान या मार्केट या स्कूल में बच्चों को काटता है, तो हम अपने घर पे जो उपाय कर रखे हैं वो पर्याप्त नहीं है। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या उपाय है, जबकि वहाँ तो कोई उपाय नहीं होगा। तो वहाँ हम अपने आप को अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे कि मच्छर हमें ना काट पाए, तो हम अपने घर के आसपास चाहे कितना भी कुछ कर लें, हम डेंगू से नहीं बच पाएंगे। तो हम जब भी बाहर जाएं इस सीजन में, तो सबसे पहला उपाय है कि फुल बांह का कपड़ा पहने, फुल पैंट पहने, जिससे कि मच्छर हमें काट ना पाए। अपने बच्चों को भी आप लोग फुल बांह और फुल पैंट में इस सीजन में स्कूल भेजें। और दूसरा सबसे आसान उपाय है मॉस्किटो रेपेलेंट्स, जो कि
आपके मार्केट में कई नामों से उपलब्ध रहते हैं, उसको अपने शरीर पे, अपने चेहरे पे जरूर लगाएं। एक बार आप लोग फेयर एंड लवली लगाना भूल जाएं वो चलेगा, लेकिन इस सीजन में मॉस्क्यूटो रेपेलेंट लगाना ना भूलें, जिससे कि मच्छर आपको ना काटने पाए और ये घातक बीमारियां आप लोगों को ना हो सके। जय हिंद, जय भारत।